शरद पवार बोलते हैं ना भारतीय जनता पार्टी, अरे वो क्या बोलते हैं कुछ समझ ही नहीं आता है। खुद को चाणक्य बताते हैं और देवेंद्र फडणवीस जी ने उनकी चाणक्यता सब उनके पिछवाड़े में डाल दी। समझ में आ गया कि वो कितने चाणक्य। और जहां तक बात रही महाराष्ट्र की, तो मैं खुद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बाला साहेब ठाकरे को कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा था जो भी कांग्रेस के साथ सरकार बनाएगा वो हिजड़ा होगा। उन्होंने खुद कहा था, मैंने उनकी वीडियो देखी है। क्यों उद्धव ठाकरे चले गए उनके साथ? चले गए ना, अपनी विचारधारा से हट गए। तो महाराष्ट्र की जब वो अपने पिताजी के विचारधारा पे नहीं चल पाए तो महाराष्ट्र की जनता को क्या संभालेंगे? इसीलिए सबको जनता को समझ में आ गया। एकनाथ शिंदे को भरपूर समर्थन मिल गया, आ गए बीजेपी में, सीएम बन के बैठ गए। अजीत पवार जी उनके साथ, जब तक शरद पवार जी के साथ बैठे थे तब तक झुंझुनाए बजाते रह गए। अध्यक्षता तक नहीं मिली। उन्होंने अपनी बहन, अपनी बेटी को दे दिया सूले जी को अध्यक्ष पद। जैसे ही वहां से हट गए, बीजेपी में आ गए, तब शरद पवार जी की भी बुद्धि खुल गई। फिर बाद में भारी बहुमत से अब अजीत पवार जी एनसीपी के अध्यक्ष भी बन गए। तो क्यों ना करे, जब लोगों को फायदा होगा तो दूसरे पार्टी में जाएगा ही। और राजनीति का मतलब भी तो यही होता है ना, जब तक तुम बड़े अच्छे पद पे नहीं आओगे तब तक जनता के लिए काम कैसे करोगे, विकास कैसे करोगे, अपनी छवि कैसे बनाओगे? तो झक मार के तो अजीत पवार जी को आना ही था। और ये पहला अटेम्प्ट तो कोई था नहीं, 2019 में भी तो आए थे ना शपथ लेने। वो तो शरद पवार जी एक कमरे में जाके उनके हाथ पैर जोड़ के उनको वापस ले आए थे। लेकिन इस बार अजीत पवार जी को पता चल गया कि शरद पवार जी जिस नाव में खड़े उस नाव में बहुत बड़ा गड्ढा है, वो टाइटैनिक बनने वाली है। इससे पहले मैं अपना नाव चेंज कर दूं, इसी बहाने कम से कम किनारे तक पहुंच जाऊंगा। तो अब लोग पहुंच गए किनारे तक, डिप्टी सीएम बन के बैठे हैं आराम से। मगर कई लोग नाम चेंज करना चाह रहे हैं। लोग कह रहे हैं भविष्य में सपा और जेडीयू का भी भविष्य छुपा हुआ, भविष्य का सपा और जेडीयू का जो भी भविष्य होगा वो अगले जन्म में होगा। और या तो फिर अब ये जो कलयुग के बाद अगर कोई नया सतयुग या द्वापर युग शुरू होगा उसमें होगा, क्योंकि इस युग में तो मुमकिन है ही नहीं। योगी जी जब से आके बैठे तब तक इनकी नींदें उड़ी पड़ी है, अभी तक नहीं जीत पाए। इसके पहले अब देख लो, निकाय चुनाव हुआ, पूरा साफ कर दिया, एकदम अच्छे तरीके से गायब हो गए। तो इनको भी पता है कि जब तक योगी और मोदी है तब तक हमारा आना लगभग नामुमकिन है। अपना सिर्फ और सिर्फ अस्तित्व बचाने के लिए उल जलूल बयान देते रहते हैं। मैं अखिलेश जी को बोलना चाहूंगा, ये जो आपका साइकिल है ना, उसी साइकिल पे बैठो और आप निकल लो हिमालय पे, क्योंकि यहाँ पे तो आपका कुछ नहीं होना। नहीं कह रहे पार्टी टूटने वाली है, जैसे एनसीपी टूटी वैसे हो सकता है जेडीयू भी टूटे और सपा भी टूटे। तो क्या फर्क पड़ता है नीतीश बाबू को? वैसे भी तो टूटते झूठते पे लटक के घूमते रहते हैं। इसके पहले एनडीए के साथ थे, वहां से तोड़ के जेडी आरजेडी के साथ आ गए। जिस आरजेडी को वो बोलते थे कि राबड़ी देवी बच्चा पैदा करने की मशीन है, उसी के गोद में जाके बैठ गए। तो इनका तो काम ही वही है, कभी कमल पे बैठ के तैरेंगे, कभी लालटेन पकड़ के झूलेंगे। तो अब झूलते झूलते ऐसा हो गया कि वो रस्सी टूट गई, अब गिरने के कगार पे आ गए। क्या गिर रहे हैं? मेन बात यह है कि नीतीश जी अपने बलबूते 18 साल सरकार में रहे। सबसे लंबा सीएम का अनुभव है काफी, ज्योति बसु के बाद। लेकिन वो पलटी मार के हुआ, कुर्सी से फेविकॉल की तरह चिपके हुए हैं। अब किधर पलटी मारेंगे उसका कुछ पता नहीं है। तो जो उसका भी जो लीडर है, उनको ये खतरा है कि अब कल क्या करेंगे कुछ पता नहीं है। मैं अभी आरजेडी के खिलाफ बोल रहा था, अब मेरे को उसके समर्थन में बोलना पड़ रहा है। कल हो सकता है फिर बीजेपी के समर्थन में बोलना पड़े। तो जो आप ये कह रहे हो ना, टूटने का खतरा और ये और वो, एक्चुअली हर आदमी, वो सही बोल रहा था लड़का कि क्या है, हर आदमी अपना भविष्य, ये तो है नहीं कि वो 150 साल तक जिएगा। उसको पता है कि मेरा 50-55 नहीं, वो आगामी नहीं, हर पार्टी में यही दिक्कत है ना। अपने नीचे उन्होंने किसी और को लगाया ही नहीं है ना। नीतीश के बाद जेडीयू में कौन है बताइए? उसके बाद कोई है नहीं। हर पार्टी में अभी क्या जो एनसीपी टूटी, उसका क्या कारण है? एनसीपी का सबसे बड़ा कारण ये है कि शरद पवार 84 ईयर के हो गए। वो मानने को तैयार नहीं है कि मैं आज भी चाणक्य हूँ, आज भी चाणक्य हूँ। अब चाणक्य निकल गया भाई, चाचा का गुण तो कुछ भतीजे में जाएगा है ना, तब नया चाणक्य बन गया भतीजा। तो अब ऐसा वो जो गूगली आप किसी और नीति 24 में दिखाएंगे मोदी नहीं, बिल्कुल। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? शरद पवार जी? अरे कुछ नहीं दिखा पाएंगे ये। अब इनको इतना डर लग रहा है, अब ये अपने पार्टी के जितने विधायक है ना, उनको लेके हर हमेशा घुमाते रहेंगे टूर पे। 6 महीना यही टूर ही चलेगा, विधायक एमएलए एमपी का टूर चलेगा अपने नेताओं को बचाने के लिए। अजीत पवार तो अपना लेके एमएलए को अपना चले गए, वो होटल में लेके चले गए हैं। उनको कोई खतरा नहीं है इस चीज़ का। खतरा होना ही किस बात का है? आप महाराष्ट्र से हैं क्या? नहीं, मैं दिल्ली से ही हूँ। तो वो कर लिए उन्होंने जो, लेकिन ये इसमें वो अजीत पवार जी की भी रजामंदी थी, सुप्रा सूलिया की भी थी, उनकी अजीत पवार की बेटी की भी थी, इसी बिल्कुल थी। मतलब आप कह रहे हैं कि मास्टरमाइंड जो है अजीत जी खेल रहे हैं, शरद पवार खेल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो शरद पवार चाणक्य बिल्कुल खेल रहे हैं, वही बात है। वास्तव में उन्होंने पहले मीटिंग हुई, लेकिन अभी उन्होंने क्लियर नहीं किया। अब कांग्रेस को छोड़ना है, ये करना है, ये बीच की जो, और उद्धव ठाकरे
दो तो बचे ही नहीं ना, ना शिवसेना बची ना एनसीपी बची, नाम की बची ना, वास्तव में जो थी वो बचा। अब एक सिर्फ कांग्रेस रह गई ना, तो वही चीज है उसकी वो शरद पवार जो है चला के दिखा दिए। बिल्कुल है। डूबती नाव में क्या बैठेंगे, पहले भतीजा को भेजेंगे फिर चचा चलते हैं। क्लियर स्टेटमेंट एक भी नहीं दी उन्होंने, अभी भी वो मनाने में लगे हुए हैं, ये कर रहे हैं। अब विधानसभा में पेश करें, गवर्नर को बुलाएं, जो मर्जी जाएं सुप्रीम कोर्ट आप डालें, कर दें, दो फैसला आ जाएगा। परिवारवाद की जो बात चलती है ना, ये पता है क्या, 83 ईयर ओल्ड हो गए शरद पवार जी, इनको छोड़ देना चाहिए ताकि भाई मैं अब रिटायर ले रहा हूँ, आप कोई एक संभालो। और चाणक्य नीति का जो मतलब है ना, चाणक्य ने क्या करा था, चाणक्य ने अशोक सम्राट को बनाया था ना राजा, एक नॉर्मल आम आदमी से एक आदमी छाटा था और उसको बनाया था। तो ऐसा ही करना था, जो भी था चाणक्य ने बनाया था। तो उनको चाणक्य नीति इस तरीके से बनानी चाहिए थी कि उनको वो ये सारा जो दुख हो रहा है ना वो नहीं होता। ये 6 महीने पहले कर चुके होते तो आज ये प्रॉब्लम नहीं आती। अभी भी अरे नहीं, कल तो इन्होंने खुलासा कर दिया सर। कल अजीत पवार ने सारी बातें बता दी 1978 से आज तक की, कि चाचा ने ही बोला था पहले बीजेपी से बात करिए। मैं शपथ ग्रहण जब करा लिया तो बाद में बोले नहीं मेरे को बीजेपी की आइडियोलॉजी पसंद नहीं है, फिर मेरे पास आ रहा। मैं जब इन चाचा का जो चाचा ने कहा मैं वही किया, लेकिन मुझे हर हमेशा विलन बनाने की कोशिश करी गई। टोटल टाइम पे हर हमेशा चाचा दूर रहे। कल तो उन्होंने सारा खुलासा कर दिया कि चाचा के अब क्या क्या मानूं मैं चाचा का। पहले उन्होंने कहा जा तू शपथ ग्रहण कर ले, ये कर ले, फिर बाद में कहा नहीं यार ऐसा नहीं करे। फिर जो है बीजेपी को दिखाना है, मैं ये करना है, मुझे वो करना है। तो रात को कुछ सोचते, सुबह कुछ और सोचते। अब उनको अजीत पवार को ये लगा कि यदि मेरा भविष्य तो कुछ दिख नहीं रहा है, सुप्रिया सोले अध्यक्ष बन जाती है, मेरे को महाराष्ट्र प्रदेश का भी अध्यक्ष नहीं बनाया उनको, तो कल उनसे ये लग रहा था कि भाई मेरे को तो इन्होंने साइडलाइन कर दिया। नहीं, कल उसका दर्द छलका ना, वो कह रहा मैं इसका बेटा नहीं हूँ, इसीलिए मेरी क्या गलती है। उसने ये कहा ना कि भाई मेरी क्या गलती है कि मैं इसका बेटा नहीं हूँ। भाई पार्टी में मैं भी तो काम कर रहा हूँ इतना दिन से। युवा मित्र क्या नाम होगा? आदर्श जैन। आदर्श जैन। जैन जी कहाँ से आ रहे हैं? जैन जी कहाँ से? महाराष्ट्र। अरे यार आपके यहाँ पूरी राजनीति उठक पटक हो गई। ये जो महाराष्ट्र में हुआ आप लोगों ने देखा, एनसीपी जिस तरीके से टूटी। एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी कर क्या रहे हैं, ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं क्या? इस पे आम जनता का क्या मानना, आप लोग क्या मानते हैं जो भविष्य में हो रहा है ये सारी चीजें? नहीं अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है वो बहुत ही अच्छा हो रहा है। बहुत ही अच्छा हो रहा है जो हो रहा है वो। मोदी जी अच्छा ही काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम मोदी जी के साथ है। मोदी जी के साथ है। हाँ, ये जो बिल्कुल। एनसीपी टूटी है ठीक हुआ है? हाँ बिल्कुल ठीक हुआ है। वैसे भी एनसीपी का कोई अस्तित्व रहा नहीं था महाराष्ट्र के अंदर। और अब अजीत पवार जी जो अलग हुए हैं, उनका वैसे भी उनका राष्ट्रवादी केस में कुछ चल नहीं रहा था, इसी वजह से वो अलग भी हुए हैं, तो उन्होंने सही भी किया है। बाकी ये है कि जो हमारे सीएम हैं वहाँ के, उनको अभी अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि वो अलग होने का कारण भी राष्ट्रवादी की वजह से ही वो अलग हुए हैं, और अब वापस अब राष्ट्रवादी उसके अंदर घुस गई है। तो ये बहुत बढ़िया मिक्सर बन चुका है। शायद हो सकता है कि आगे जाके बीजेपी के 2 भाग हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है जी। तो क्या बस भाजपा इसको संभाल पाएगी? एक तरफ कहा जा रहा है कि मास्टर स्ट्रोक है, एक तरफ कहा जा रहा है कि नहीं ये भाजपा जो किया है, एकनाथ शिंदे और कहीं ना कहीं अजीत पवार में ये शक्ति का प्रतिद्वंदिता चलती चली जाएगी। ये जनता डिसाइड करेगी सर, ये जनता डिसाइड करेगी। हमारे यहाँ करेगी, कोई नहीं कर सकता। अरे तो जनता ही तो है। हाँ बोलिए सर, बोलिए। आने वाले वक्त में मालूम पड़ जाएगा, लेकिन हाँ हो सकता है कि राष्ट्रवादी का साथ लेने की वजह से बीजेपी को फायदा होने वाला है। नुकसान नहीं होगा इस बात का, फायदा ही होगा। बाकी ये है कि आप उसने हर पार्टी को तोड़ते जा रही है, ये भी रॉन्ग तरीका है बीजेपी का। कह रहे नीतीश भी रात को सोते सोते उठ जाते हैं कि कहीं कोई विधायक ना भाग गया हो हमारा। ये हो सकता है, बिहार में ऐसा हो सकता है, और होगा भी जरूर है। इतिहास में पहली बार हुआ है कि सबको मिलकर उन्होंने बैठक करी है, ऐसा कभी होता नहीं था। नीतीश जी एकदम निश्चित होते थे कि नहीं कुछ होना नहीं है, मगर अब तो रात को नींद खुल जाती है। अब तो नहीं गया कोई। अब वो रात बस सो भी नहीं पाएंगे बराबर है, क्योंकि अब वो महाराष्ट्र का इतना बड़ा मिक्सर देख ही रहे हैं। वो राष्ट्रवादी से बीजेपी में मिल गई है, सेना भी बीजेपी में मिल गई है। हो सकता है आने वाले वक्त में हर जगह ऐसा ही देगा। क्या लगता है ये जो चीजें हुई क्या महाराष्ट्र के भविष्य को उज्जवल ले जाएंगी? बीजेपी वन साइड आना चाहती है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। बाकी उज्जवल होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं हो सकती। से भी शिवसेना एक पार्टी थी बाला साहब ठाकरे की, 40 साल 50 साल से चल रही थी शिवसेना बीजेपी के साथ। जब 2019 में चुनाव का परिणाम आया रात को ही, और गवर्नर महाराष्ट्र के गवर्नर को होशियारी या कोश्यारी क्या नाम है उनका वास्तव में, उन्होंने अजीत पवार को उसी समय बुलाया और सुबह अर्ली मॉर्निंग शपथ दिला दी कि
ये डिप्टी फडणवीस के साथ वो हुआ। अब वो जो चीज़ शिंदे सरकार के, अब वो महाराष्ट्र आघाड़ी पार्टी बनी ना जो कांग्रेस के साथ, वो नहीं चाहते थे कि कांग्रेस के साथ कोई जाए। बीजेपी खुद शिवसेना कौन है, जैसे उनके 57 MLA थे शिवसेना के, और उनके मुताबिक कांग्रेस के डबल 4 हैं, 44 हैं, हाँ जी, और एनसीपी के 55 हैं, ठीक है जी, और उनको सबको मिला के जो बनता था। अब ये अभी जो इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, मुझे ये बताइए अभी जो ये चीजें हुई क्या ये लोकतांत्रिक है? क्योंकि विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि बीजेपी पार्टी बस तोड़ने में लगे हुए, लोकतंत्र खत्म कर देगी। नहीं, लोकतांत्रिक है ही नहीं इसमें कुछ। क्यों? हर एमएलए का राइट है, लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ एक कानून बना हुआ है जो उसमें कहते हैं कि भाई 2/3 मेजॉरिटी जो कोई तोड़ के जाएगा, 230, अगर 40 हैं तो 30 तोड़ के जाएं। जैसे अब अजीत पवार की पार्टी गई है, अभी उनके पास 31 है, उनको 37 प्रूव करने पड़ेंगे। वो होता है गवर्नर के ऊपर डिपेंड। गवर्नर जब विधानसभा बुलाएगा उसमें बहुमत, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती इसमें, नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नर के पास ये पावर है, हाउस को बुलाना ना बुलाना, डिसॉल्व करना, उसकी पावर है। अभी इससे पहले शिंदे साहब के साथ भी यही हुआ था, पावर हाउस बुलाया गया, करा गया, लेकिन एक्टिंग जो गवर्नर था वो करके दूसरा उनकी जगह सेम हो गई। अब वो होगा, अब पवार साहब के पास सिर्फ 11 MLA हैं, 11 MLA हैं शरद पवार के साथ, जो 82 की उनकी एज है, और 50 साल से जो राजनीति कर रहे हैं, कृषि मंत्री भी रहे हैं, वहाँ भी रहे हैं, यहाँ रहे। अजीत पवार का ये कहना है कि आपने इतनी उम्र में आप महाराष्ट्र में सरकार नहीं बना सके, सबकी बन गई, केंद्र में कोई पोस्ट ले नहीं सके, बढ़ नहीं पाए, घटते गए, बड़े नहीं, कांग्रेस से निकल के घटते गए, बड़े नहीं। तो वो कहते हैं कि हम बढ़ के दिखाएंगे तुम्हें।